हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में पढ़ा था, रवि अपनी भाभी से कहता है, भाभी जी आपसे अब क्या छुपाऊं, यह वही नंदनी है जिसे मैं बहुत जल्दी आपकी देवरानी बनाकर लाने वाला हूं। मैं अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। यह सुनकर भाभी जी का हृदय कुछ पसीजने लगा। वह बोली, रवि, जितना आसान तुम समझ रहे हो यह उतनी आसान बात नहीं है। घर परिवार नाते रिश्तेदारी में कोई भी तुम्हारे इस रिश्ते के लिए तैयार न होगा। तुम्हारे भैया ने अगर यह सुना तो अभी इसी समय वापस जाने की जिद करने लगेंगे। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सोच समझ लेना। यदि घर के बड़े बुजुर्ग न माने तो फिर तुम्हारी मुश्किल बढ़ भी सकती है। रवि ने भाभी जी को हाथ जोड़ते हुए कहा, आप भाई साहब को मनाओ तो क्या पता बात बन जाए। आपका यह एहसान मैं कभी ना भूलूंगा। इसके बाद दोनों ने रात्रि का भोजन बनाया और चारों ने भोजन किया। भोजन के दौरान भी रवि के बड़े भाई ने इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन रवि ने अब भाभी को इस मुद्दे पर बड़े भैया से बात करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। वह पहले की तरह ही मौन था। रात्रि में सन्नी ने पत्नी को इस बारे में पूछा तो उसने रवि की हट से सन्नी को परिचित करा दिया। सन्नी यह सुनकर रात भर भली भांति सो भी न सका। सुबह रवि ने चाय नाश्ता तैयार किया। चाय नाश्ते के वक्त सन्नी ने रवि को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि का मौन ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई अपने परिवार के साथ पुणे वापस लौट गया। रवि के बड़े भाई ने पुणे जाते समय उसे भविष्य के प्रति आग्रह किया था। फिर भी रवि को भाभी से उम्मीद थी कि वह बड़े भैया को इस रिश्ते के लिए मना लेगी। भैया भाभी के पुणे जाने के बाद उसने नंदनी को पुनः पत्र लिखकर यह बताया कि उनके प्रेम प्रसंग के बारे में उसके भैया भाभी को पता लग गया है। उसने पत्र में यह भी लिखा कि उसने अपनी भाभी को साफ साफ बता दिया है कि वह शादी करेगा तो सिर्फ नंदनी से, अन्यथा वह भी आकाश की तरह सन्यासी हो जाएगा। उसने नंदनी को पत्र में यह भी लिखा कि अब वह अपने माता पिता को भी अपने और मेरे रिश्ते की बात बताने की हिम्मत रखे। यह पत्र जब नंदनी को मिला तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई। आखिर उसे अपनी योजना सफल होती दिखाई दे रही थी। माता पिता के कहने पर नंदनी करीब 2 महीने बाद एक बार फिर अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। नंदनी ने रवि को पत्र लिखकर यह बताया कि अब वह कुछ दिन के लिए अपनी ससुराल जा रही है, इसलिए अभी फिलहाल उसे ससुराल के पते पर ही चिट्ठी लिखे। उसने रवि को बड़ी भावुकता के साथ लिखा कि ससुराल भी क्या, अब वह उस घर को एक किस्म से नरक ही समझती है। फिर भी अपने लत्ते कपड़े और गहने लेने तो उसे उस घर में एक बार जाना ही पड़ेगा। फिर एक दिन नंदनी के पिता हीरालाल नंदनी को साथ लेकर उसके ससुराल चले आए। मायके से ससुराल आते वक्त नंदनी इतना रोई कि सारा गांव इकट्ठा हो गया। ससुराल पहुंचकर नंदनी ने देखा कि कमला के स्वास्थ्य में अब पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हो चुका था। नंदनी के ससुराल पहुंचते ही कमला ने नंदनी को समझाते हुए कहा, देख बहू, आकाश तो अब सन्यासी हो ही गया है। अब उसका वापस गृहस्थी में लौट आना मुश्किल है, इसलिए तू सोच विचार कर ले। तेरे साथ समधी जी भी आए हैं। यदि मन में कोई विचार हो तो अपने ससुर और पिताजी को साफ साफ बता दे। हम भी जानते हैं तू उम्र भर अपनी इस जवानी को एक जोगी के नाम पर बर्बाद नहीं कर सकती। नंदनी ने सास की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उसे अपनी पागल सास के अचानक स्वस्थ होने पर आश्चर्य अवश्य हो रहा था। हीरालाल ने भी जब कमला को इस स्थिति में देखा तो वह भी चकित रह गया। मनीराम ने हीरालाल को बताया कि महीने भर पहले 2 साधु उनके घर आए थे। उनमें से एक साधु अपने आप को आकाश का गुरु बता रहा था। यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। दोनों बड़े पहुँचे हुए फकीर लगते थे। कमला के सिर पर हाथ रखते ही इसको बहुत आराम मिला। इसके बाद अचानक दोनों भरी दोपहरी में अंतर्ध्यान हो गए। हीरालाल ने भी उस दिन की घटना का जिक्र करते हुए मनीराम को बताया कि ठीक उसी दिन 2 साधु हमारे घर भी आए थे। हमारी बदकिस्मती रही कि मैं और नंदनी की माँ उस दिन घर पर नहीं थे। नंदनी से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये तो छोटी बच्ची ही ठहरी। इसने उनको पहचानने में देर कर दी। यह बता रही थी कि उस बूढ़े साधु के साथ दूसरा साधु आकाश ही था।
जो रूप बदलकर इधर आया था। अगर हम लोग घर पर रहते तो ज़रूर बाबा से आकाश को वापस गृहस्थी में लौटने की फरियाद करते, लेकिन शायद हमारी बेटी की किस्मत का ही दोष है जो भिखारी के वेश में आए घर आए हुए पति को भी वह पहचान न सकी। मनीराम और कमला को भी यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि क्या वह दूसरा साधु वास्तव में उन्हीं का बेटा रहा होगा। शायद अपनी बीमार माँ के हाल समाचार जानने ही वह वेश बदल कर आया हो। नंदिनी को इन सब बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसका मुख्य लक्ष्य अब रवि को हासिल करना था। वह अब स्वयं को कुछ दिन के लिए ही इस घर की बहू मान रही थी। अपना मंतव्य उसने रवि को बता दिया था। अगले दिन हीरालाल अपने घर वापस जाने लगा तो नंदिनी पिता से लिपट कर खूब रोई। यह देखकर हीरालाल के साथ साथ कमला और मनीराम की आंखें भी नम हो गई। जाते जाते मनीराम ने हीरालाल से कहा कि हम और आप कब तक इस बेचारी को इस तरह रोते देखेंगे। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके कहीं कोई रिश्ता ढूंढ लो। हमारा बेटा सन्यासी हो गया, इस बात से ज़्यादा मलाल हमें इसकी ज़िंदगी का है। आखिर हीरालाल ने बेटी से नम आँखों से विदा ली और इसी उधेड़ बुन में शाम को वह अपने गांव पहुंच गया। नंदिनी का मन अब ससुराल के किसी काम में नहीं लग रहा था। अब वह इस घर के हर एक काम को परायों की तरह करती। सास ससुर सोच रहे थे कि मायके से आने के बाद हर एक बहू कुछ दिन ऐसा ही व्यवहार करती है, इसलिए वे नंदिनी को किसी भी काम को करने के लिए नहीं कहते थे। नंदिनी के मन में जो आता वह वही करती, जो उसे पसंद होता वही खाती और पहनती। कुल मिलाकर अब उसे ससुराल में भी किसी बात के लिए कोई टोका टोकी न थी। मनीराम और कमला भी सोचते थे हमारे मर जाने के बाद भला कौन भोगेगा यह धन दौलत। नंदिनी ने भी कल को कहीं अपना घर बसा लिया तो सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। नंदिनी को ससुराल में करीब 10-15 दिन हो गए। एक दिन डाकिये ने नंदिनी को एक पत्र दिया। मनीराम ने डाकिये से पूछा, बहू के लिए किसकी चिट्ठी आई होगी पोस्टमैन जी? डाकिया बोला, किसी रीना नाम की लड़की की चिट्ठी आई है। हो सकता है आपकी बहू की कोई सहेली हो। कमला और मनीराम को बहू की चिट्ठी पत्रियों से ज़्यादा कुछ मतलब न था। दोनों यही सोच रहे थे कि नंदिनी पढ़ी लिखी है, हो सकता है नंदिनी के स्कूल के दिनों की किसी सहेली की चिट्ठी हो। इस तरह नंदिनी की ससुराल से भी नंदिनी और रवि का पत्र व्यवहार निर्बाध रूप से चलता जा रहा था। एक दिन पुणे से सन्नी का अपने पिता धनीराम के लिए पत्र आया। पत्र पढ़कर धनीराम का दिमाग चकरा गया। सन्नी ने पत्र में रवि और मनीराम की बहू नंदिनी के प्रेम प्रसंग की सारी बात पिता को बता दी। उसने पत्र में लिखा कि रवि को बड़े भाई होने के नाते मैंने खूब समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। यदि जल्दी से जल्दी उसके लिए कहीं रिश्ता न ढूंढा तो कभी भी पानी सर से ऊपर होकर गुजर सकता है। रवि अभी से नंदिनी के प्रेम में इतना पागल हो चुका है कि उसने अपनी भाभी को साफ साफ कह दिया है, यदि हम लोगों ने रवि और नंदिनी के रिश्ते को नहीं स्वीकारा तो वह भी नंदिनी के पहले पति आकाश की तरह सन्यासी हो जाएगा। बूढ़ा धनीराम हर रोज आजकल के लड़कों के कई ऐसे प्रेम प्रसंग के किस्से सुनता रहता था। धनीराम ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने उसी समय रोना धोना शुरू कर दिया। धनीराम अपनी बड़ी बेटी और लड़के सन्नी की शादी कर चुका था। सन्नी के बच्चे उसके साथ पुणे में ही रहते थे। सन्नी का पत्र मिलते ही बूढ़ा परेशान हो गया। उसने सन्नी को पत्र लिखा कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम घर में बड़े हो, अगर रवि तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो फिर मैं उसे क्या समझा पाऊँगा। तुम एक बार उसे मुंबई जाकर फिर समझाओ और उसकी इच्छा से मुझे अवगत करा दो। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उसके लिए अपनी मर्जी से कोई रिश्ता तय कर दिया और फिर वह भी उस निकम्मे आकाश की तरह जोगी बनकर किसी दूसरे की बेटी की जिंदगी भी उस अभागी नंदिनी की तरह बर्बाद कर दे। पत्र में लिखी बातें सुनकर तुम्हारी माँ बहुत दुखी है, इसलिए तुरंत जाकर रवि को किसी तरह समझाओ। धनीराम और उसकी पत्नी रवि के पत्र से बहुत परेशान थे। एक दिन धनीराम ने पत्नी से कहा, सन्नी की माँ, जरा मैं मनीराम के घर जाकर हीरालाल की बेटी के हाव भाव देख कर आ जाता हूँ। क्या पता अगर रवि अपनी जिद पर ही अड़ गया, हमें कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर उसने अपना झोला उठाया और नंदिनी की ससुराल पहुँच गया। ग्रामीण इलाकों में लोग कई दूर दूर तक के गांव वालों को भी जानते पहचानते हैं।
मनीराम और धनीराम भी एक दूसरे से भली भांति परिचित थे। धनीराम को नंदनी भी पहले से ही पहचानती थी और अब तो वह उसके भावी ससुर होने वाले थे। जैसे ही धनीराम मनीराम के घर पहुंचा, नंदनी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी लड़की के मंगेतर के घर से कोई पाहुन के आने पर करता है। इतनी लाज शर्म तो उसने कभी मनीराम और कमला से भी नहीं की थी। उसने धनीराम के लिए तुरंत चाय पानी की व्यवस्था की। मनीराम ने धनीराम से अचानक अपने घर आने का कारण पूछा तो धनीराम बोला, सुना है कि आपका बेटा सन्यासी हो गया है। यह सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए सोचा आप लोगों के हाल समाचार पूछाऊं। अकेला लड़का था, आपका बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मनीराम बोला, हाँ, इस बात को तो करीब 1 साल होने वाला है। भगवान की ऐसी ही इच्छा रही होगी। उसे तो जो करना था वह कर चुका, पर अब घर में जवान बहू को देखकर बहुत दुख होता है। बेचारी की जिंदगी तबाह हो गई। हंसने खेलने के दिन थे, लेकिन इसे भी क्या पता था, इसे भी हमारे बुढ़ापे के साथ अपनी जवानी को राख करना पड़ेगा। कई बार समझा चुके हैं इसके पिता को कि इसके लिए कहीं कोई रिश्ता ढूंढ लो, लेकिन ऐसे मामले में रिश्ते भी तो नहीं मिलते। इसके कामकाज में कोई कमी तो नहीं है, बस यही एक बात है कि अब यह शादीशुदा है। धनीराम ने दुख के साथ पूछा, इसकी क्या वजह है? मनीराम बोला, हमारे सामने तो कुछ नहीं कहती, जब कोई ऐसी बात होगी तो इसे भी समझा बुझा देंगे। धनीराम ने मनीराम और नंदनी से रवि और नंदनी के प्रेम प्रसंग का कोई जिक्र नहीं किया। चाय पानी पीने के कुछ देर बाद वह वापस अपने गांव लौट गया। गांव जाकर पत्नी ने धनीराम से पूछा, कुछ हुआ, कुछ बात हुई उन लोगों से क्या? धनीराम बोला, इतनी जल्दी न कर सन्नी की माँ, यह कोई छोटी सी बात नहीं है। अब उस लड़की के दो घर हैं। सास ससुर से तो उनकी मनसा जान ही ली है। किसी दिन हीरा लाल के घर जाकर भी उनके मन का भेद लेना पड़ेगा। तब तक सन्नी भी मुंबई जाकर रवि का मन टटोल लेगा। तू चिंता न कर, तेरे बेटे को सन्यासी न बनने दूंगा। स्वभाव में तो नंदनी ठीक ठाक ही लगती है। जब लड़के को वही पसंद आ रही है तो हमें कौन से अब वर्षों जीना है। धनीराम के जाने के बाद नंदनी ने रवि को इस बात की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा। उसने रवि को बताया कि शायद हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में आपके माता पिता को भी भनक लग चुकी है, इसलिए शायद आपके पिताजी मेरी ससुराल आकर मेरे ससुर से कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। उसने रवि को समझाते हुए पत्र में यह भी लिखा कि यदि तुमने अपने माता पिता को यह बात अभी तक नहीं बताई है तो यह अच्छा मौका है। तुम अपनी जिद के साथ पत्र लिखो तो शायद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएं। रवि को नंदनी की चिट्ठी मिली तो पहले तो उसे माता पिता को यह बात लिखने में संकोच सा हुआ। फिर उसने नंदनी के बताए मार्ग को चुना। उसने पिताजी को सीधे शब्दों में पत्र लिखा कि वह नंदनी को स्कूल के दिनों से जानता है। जब से उसने यह सुना है कि उसका पति आकाश सन्यासी हो गया है, वह नंदनी के बारे में बहुत सोचने लगा है। आखिर आकाश ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? बेचारी नंदनी का जीवन तो नरक हो जाएगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है। एक दोस्त के नाते मैं उसके जीवन को बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए मैं स्वेच्छा से नंदनी से शादी करने का इच्छुक हूँ। यदि आप लोगों ने हम दोनों के इस रिश्ते पर सहमति नहीं दी तो मैं या तो घर बार छोड़कर नंदनी को अपने साथ मुंबई ले जाऊंगा या फिर आकाश की भांति मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। पत्र लिखकर रवि ने उसे कई बार पढ़ा। फिर अगली सुबह उसने पिता के नाम पर पत्र भेज दिया। रवि का पिता धनीराम भी गांव में इस रिश्ते की जांच पड़ताल में लगा था। एक तरफ लोक लाज का भय और दूसरी ओर सन्नी के पत्र से रवि के संन्यास की धमकी से वह भी परेशान था। दिन तो काम काज में बीत जाता, लेकिन रात में हर रोज धनीराम और उसकी पत्नी रधूली इस बात पर चर्चा करते थे। एक दिन रधूली ने धनीराम से कहा, सन्नी के बापू, आपको जो भी सोच विचार करना है वह जल्दी कर लो, कहीं यह न हो कि रवि कुछ गलत कदम उठा ले। धनीराम बोला, तू भी तो अपनी कुछ राय बता। शादीशुदा औरत से अपने कुंवारे लड़के की शादी करवाने से पूरे इलाके के लोग हम पर हंसेंगे। इस लड़के ने तो हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसा करता हूँ कि कल हीरा लाल के घर जाकर इस रिश्ते का जिक्र करता हूँ। रधूली बोली, रवि ने हमारे हाँ ना की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है। मेरी राय में भी ऐसा ही सही रहेगा।
बात बन जाएगी तो उसके बाद आगे की बात रवि और नंदिनी खुद समझें। अगले दिन जैसे ही धनीराम नंदिनी के पिता हीरालाल से मिलने के लिए उनके गांव जाने के लिए तैयार हो रहा था, डाकिये ने धनीराम को घर के आंगन से आवाज़ दी, पंडित जी आपके लड़के की चिट्ठी है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।